ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिवाइन एम्परर ऑफ डेथ, अध्याय 221। हेडियन और मुलिया। एल्डर नॉर्बर्ट उलझन में था। वह जानता था कि हेडियन उससे झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन फिर हेडियन की ऐसी प्रतिक्रिया क्यों होगी? क्या ये हो सकता है? एल्डर नॉर्बर्ट ने अपनी आंखें सिकुड़ने से पहले मुलिया की ओर देखा। अचानक विस्फोटित पत्थर के पास कई रेखाएं चमक उठीं, जिससे वे जिस जगह पर थे वह पूरी तरह से रोशन हो गई। जल्दी करो, अपने जीवन रक्षक तावीज़ों का उपयोग करो, एल्डर वाल्टर चिल्लाया और उसी क्षण एक कागज के तावीज़ को सक्रिय कर दिया जिस पर शिलालेख उकेरे गए थे। कागज का तावीज़ जैसे जैसे आगे बढ़ा वह प्रकाश की एक गेंद में बदल गया, एल्डर वाल्टर को ढांकते हुए सुरक्षा प्रदान करता हुआ। विस्फोटित पत्थर के पास जमीन पर उकेरा गया शिलालेख, जो चमकदार रोशनी में चमक रहा था, एक पिंजरे में बदल गया। भ्रामक पिंजरा बेहद साधारण लग रहा था, फिर भी जब उन्होंने इसे देखा तो उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। तारांकन हंस। जाहिर है शीर्ष कुत्तों ने समझ लिया था कि वे अभी किस तरह के गठन का सामना कर रहे हैं और जल्दी से सुरक्षात्मक ताबीज की शक्ति को मुक्त कर दिया। तारांकन बज़। पिंजरे ने अचानक उन पर निर्देशित भयानक चूषण ऊर्जा का झोंका दिखाया। तारांकन टेक। तारांकन। उन पर सुरक्षात्मक प्रकाश फट गया और उनके डर से उन्हें एहसास हुआ कि उनके शरीर को खींचने के बजाय यह उनकी आत्मा थी जो गठन में चूसी जा रही थी। जो लोग सबसे पहले चूसे गए वे 5वें चरण के विशेषज्ञ थे, जिसके बाद उनकी आत्माएं तुरंत कैद हो गईं। वे एक कश में उड़ने से पहले पीड़ा में चिल्लाए। उनकी आत्माएं वास्तव में हवा के साथ मिलकर एक धुएं की तरह उड़ गईं। 6 चरण के विशेषज्ञ जिनकी सुरक्षात्मक रोशनी अभी अभी टूटी थी, उन्हें लगा कि उनकी आत्माएं उनके डर से दब गई हैं। लेकिन पिंजरा धीरे धीरे मंद हो गया और शून्य में गायब हो गया, जैसे कि वह पहले से ही वहां था ही नहीं। इस कठिन परीक्षा में केवल 3 बुजुर्ग गुप्त दंपत्ति, मुलिया के चाचा और शेष 6 चरण विशेषज्ञ ही जीवित बचे थे। 6 चरण विशेषज्ञों ने अपना मुंह बंद कर लिया और उस स्थान को देखा जहां पिंजरा गायब हो गया था। उनके दिल अभी भी भय से घिरे हुए थे। यहां तक कि बुजुर्गों को भी डर से अपने दिल की धड़कनें बढ़ती हुई महसूस हुईं। हेडियन और मुलिया ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे अविश्वसनीय रूप से पीले पड़ गए थे। वे केवल 5वें चरण के विशेषज्ञ थे, लेकिन क्योंकि उनकी स्थिति विशेष थी, उनके पास पीक स्काई ग्रेड सुरक्षात्मक तावीज़ था जिसने उन्हें जीवित रहने में मदद की। फिर भी यह उन्हें पूरी तरह से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि 6ठे चरण के विशेषज्ञों से सुरक्षात्मक प्रकाश के टूटते ही यह टूट गया। उस समय उनकी आत्माएं पिंजरे के आधे रास्ते में ही समा गई थी जब अचानक पिंजरा अपनी ऊर्जा खोकर गायब हो गया। वे 2 ही लोग थे जो अपनी आत्माओं को उनके शरीर से निकाले जाने के बाद बच गए थे। उनकी आत्माओं को केवल मामूली चोट लगी थी जिससे उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। अपनी आत्माओं के शरीर में वापस लौटने के बाद उन्होंने सबसे पहले एक दूसरे की सुरक्षा की पुष्टि करने के लिए एक दूसरे को देखा। ये किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि भयभीत बचे लोग सावधानी से दूसरे हमले की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें जाना चाहिए। यह अज्ञात था कि किसने कहा था, लेकिन जब उन्होंने इसे सुना तो भागने के बारे में विचार उनके दिमाग में घुस गए। एल्डर वाल्टर और एल्डर नॉर्बर्ट ने 2 अन्य जीवन रक्षक स्थानिक तावीज़ों का उपयोग करके जल्दी से अंतरिक्ष को चीरने में संकोच नहीं किया। ये तावीज़ उनके संबंधित मुख्यालयों से आपूर्ति किए गए थे और केवल उनके जैसे महत्वपूर्ण कर्मचारी ही इसे प्राप्त कर सकते थे। एल्डर सेवरिन, जिनके भागने के बारे में अपने विचार थे, वे आवाज़ सुनने से पहले ही आधे रास्ते से भाग चुके थे। जब उन्होंने अपने पीछे के दृश्य को देखा तो वे और अधिक क्रोधित हो गए। तुम दोनों ने हमें पीछे छोड़ने की साजिश रची, उनके अपने समूह ने भी चिल्लाया, क्योंकि वे जल्दी से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। एल्डर सेवरिन ने मुलिया की तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाई। फिर भी इससे पहले कि वह उन तक पहुंच पाता, दोनों समूह पहले ही स्थानिक सुरंग से निकल चुके थे। उनके पक्ष के आखिरी व्यक्ति के चले जाने के बाद स्थानिक सुरंग जल्दी से बंद हो गई। एल्डर सेवरिन का चेहरा अविश्वसनीय रूप से बदसूरत हो गया। वह जानता था कि वे कुछ और सेकंड के लिए स्थानिक सुरंग को पकड़ सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। दुर्भाग्य से वह अन्य 2 की तुलना में युवा और नवनियुक्त एल्डर था और यह उसके खिलाफ काम करता था, क्योंकि उसने ऐसी उपलब्धियां हासिल नहीं की थीं जिसके बदले में वह जीवन रक्षक तावीज़, यहां तक कि स्थानिक तावीज़ भी हासिल कर सके। जहां तक अन्य 2 समूहों का सवाल है, ये स्पष्ट था कि उन्होंने इस समय उस पर अपने दांत दिखाने का फैसला किया था। त्रिपक्षीय गठबंधन में 3 गुटों के बीच एकता और विविधता कुछ ही सेकंड में बदल जाती है, और यह हजारों अन्य उदाहरणों में से सिर्फ एक उदाहरण था। यहां तक कि एल्डर सेवरिन ने भी अपने समूह को पीछे छोड़ते हुए चुपके से भागने की कोशिश की थी। उसकी इस हरकत के कारण ही वह सबसे पहले इस जगह पर फंस गया था। सभी बातों पर विचार करने पर वे दोनों बुजुर्ग उससे कहीं बेहतर थे, या कम से कम मुलिया ने ऐसा सोचा था जब उसने उसके बदसूरत चेहरे को देखा। उसकी आंखें शुद्ध घृणा से चमक रही थीं। अल्पविराम। मकबरे के बाहर एक स्थानिक
आंसू खुला, जिसके बाद बहुत से लोग जल्दी जल्दी बाहर निकल आए। उनकी आंखों में भय देखा जा सकता था क्योंकि वे दो बुजुर्गों की मदद से इस जगह पर भागे थे। एल्डर नॉर्बर्ट की मुट्ठी में हेडियन था, उसका चेहरा अविश्वसनीय रूप से पीला दिख रहा था। उसके पास अपना मुंह खोलने का समय भी नहीं था कि एल्डर नॉर्बर्ट ने उसे गर्दन से पकड़ लिया और बाहर ले गया। वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ और हिलते हुए अपने बुजुर्ग की पकड़ को हटाते हुए स्थानिक आंसू की ओर भागा। लेकिन इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाता, स्थानिक आंसू बंद हो गया, जिससे वह गिर गया और उसने अपने हाथ बीच में ही फैला दिए। नहीं, उसके मुंह से एक धीमी सी आवाज निकली जबकि वह अपने दांत पीस रहा था। ये बात एल्डर नॉर्बर्ट के कानों से भी छिपी नहीं रही, जो उसके करीब था। एल्डर नॉर्बर्ट, कृपया स्थानिक सुरंग को फिर से खोलें। मैं नहीं कर सकता, मैं अब उस जगह को महसूस नहीं कर सकता। एल्डर नॉर्बर्ट ने शांति से उत्तर दिया। हेडियन के चेहरे पर गुस्सा था। उसने तुरंत प्रवेश द्वार की ओर देखा और जितनी तेज गति से वह जा सकता था उसके पास पहुंचा। एल्डर नॉर्बर्ट अचानक उसके सामने आ गए, जिससे वह वहीं रुक गया। जल्दबाजी में भी हेडियन को एहसास हुआ कि उसे संदिग्ध निगाहों से देखा जा रहा है। तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम नहीं देख सकते कि यह हमारे लिए संभालने से बहुत ज्यादा है? मुझे तो ये भी नहीं पता कि हम उस जगह से जिंदा कैसे निकल आए, एल्डर नॉर्बर्ट ने उसे अनुशासनात्मक लहजे में डांटा। हेडियन देख सकता था कि एल्डर नॉर्बर्ट को हराने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह सिर्फ अपनी आंखों से विनती कर सकता था, एक तरफ हट जाओ। एल्डर नॉर्बर्ट ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए आह भरी, मुझे माफ कर दो, मुझे डर है कि मैं तुम्हें व्यर्थ मरने नहीं दूंगा। अध्याय 222 कोई पछतावा नहीं। डेविस ने उसकी छवि को देखा जो अनजाने में इस हद तक अकेलेपन को विकीर्ण कर रही थी कि वह इसे दर्पण से प्रक्षेपण के पीछे भी महसूस कर सकता था। उस महिला ने उसे बचाया था और उसे इस समय तक सुरक्षित रखा था, फिर भी जानबूझकर या अनजाने में अपने अस्तित्व के लिए अपनी तलवार को उसकी पीठ पर धकेलना चुना। अपने जीवन में दूसरी बार उसे अपने कार्यों से घृणा महसूस हुई, लेकिन प्रक्षेपण को देखते हुए भी उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदली। उस महिला को अकेला छोड़ दो, डेविस ने मुलिया की ओर इशारा करते हुए कहा। गार्विन ने हंसते हुए कहा, क्या तुम उसका पक्ष लेते हो? नहीं, मैं उसका एहसानमंद हूं, डेविस ने लापरवाही से जवाब दिया और अपना हाथ वापस खींच लिया, लेकिन सोचा, शायद बहुत। बाकी लोगों के बारे में क्या? गार्विन ने कंधे उचकाए और पूछा। डेविस ने गार्विन को देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे समझ में आ गया कि अब जब उसने ब्लड सोल कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो वह अपने दुश्मनों की देखभाल करने में उसकी मदद कर रहा है। दूसरे शब्दों में, वे एक ही नाव पर सवार थे और उन्हें उनके साधना आधारों के बीच अंतर के बावजूद समान रूप से देखा जा सकता है। उसके चाचा को भी छोड़ दो, जो उसकी रखवाली कर रहा है, और बाकी लोगों के लिए तुम उन्हें जैसे चाहो मार सकते हो। डेविस ने एक सेकंड के लिए सोचा, फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। नहीं, उन्हें कभी भी जिंदा भागने मत देना। अल्पविराम अल्पविराम, हमें भागना है। एल्डर सेवरिन की अभिव्यक्ति और भी बदसूरत हो गई जब उसने पाया कि वह उस विशाल दरवाजे को नहीं खोल सकता जो उस हॉल के बाहर जाता था जिसमें वे वर्तमान में थे। जब उसने फटे हुए पत्थर पर नजर डाली तो उसकी अभिव्यक्ति द्वेषपूर्ण हो गई। तुम जो भी हो, यह मत सोचो कि तुम त्रिपक्षीय गठबंधन को नाराज करने के बाद बच सकते हो। अपने दांत पीसते हुए उसने अपने समूह पर नजर डाली और उसकी नजर आखिरकार मुलिया पर पड़ी। मुलिया अभी भी आधे घुटनों के बल बैठी थी क्योंकि उसकी आत्मा घायल हो गई थी। आत्मा निर्माण साधना के मामले में वह हेडियन या अन्य छठे चरण के विशेषज्ञों के आसपास भी नहीं थी। एल्डर सेवेरिन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। जब उसे एहसास हुआ कि उसके चाचा उसकी ओर देख रहे हैं, तो उसने अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमाईं और हॉल में किसी भी सुराग की तलाश शुरू कर दी जो उसे भागने में मदद कर सके। जब वह सावधानी से जांच और निरीक्षण कर रहा था, तो एक छाया चुपचाप उसके पीछे आ गई, जिसे उसने नोटिस भी नहीं किया। वास्तव में, अगर कोई सेवेरिन के पीछे भी देखे तो वह उस छाया को नहीं ढूंढ पाएगा। ये बस एक पल था, लेकिन सेवेरिन को एहसास हुआ कि उसके डेंटियन से एक पारदर्शी तलवार निकली हुई थी, मानो वह अचानक उसके अपने शरीर से बाहर आ गई हो। उसकी आंखें उसकी कोठरियों में थोड़ी उभरी हुई थीं, उसका पूरा शरीर कांप रहा था क्योंकि वह पीछे देखने की कोशिश कर रहा था, फिर भी वह अपनी पीठ के पीछे एक भी छाया नहीं ढूंढ पाया। एल्डर, एक छठे चरण के विशेषज्ञ ने अचानक एल्डर सेवेरिन को अपने घुटनों पर गिरते हुए देखा क्योंकि उसके पेट से खून टपक रहा था। वह चिल्लाया, लेकिन पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया क्योंकि उसकी आंखों में पूरी तरह से भय दिखाई दे रहा था। दूसरों ने भी देखा कि कैसे उनके सबसे मजबूत सदस्य को बिना आवाज किए भी बुरी तरह से घायल कर दिया गया था। जब उन्हें यह एहसास हुआ तो वे सभी एक कदम भी आगे नहीं बढ़े, बल्कि अपने स्वामी एल्डर सेवेरिन से दूर पीछे हट गए। मुलिया और उसके चाचा ने भी गिरे हुए एल्डर सेवेरिन को देखा। उसके पीले चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान उभरी, फिर उसने राहत की सांस ली। अंकल एरिक। वह अपने चाचा की ओर देखने लगी, जबकि दूसरे ने भी ऐसा ही किया। मुझे कोई पछतावा नहीं है। अभी डेविस के नाम से जाना जाने वाला अस्तित्व उसके दिमाग में भी नहीं था, बल्कि उसकी जगह हेडियन ने ले ली थी।
अंकल एरिक ने पलकें झपकाईं और आह भरी। उसने अपने आसपास देखा और पाया कि उसके आसपास के छठे चरण के विशेषज्ञ कुत्तों की तरह भाग रहे थे, अपनी जान के लिए डर रहे थे क्योंकि वे रहस्यमय तरीके से मारे गए थे। डेंटियन के फट जाने से शव जमीन पर गिर पड़े, जैसे पतंग अपनी डोर से कट गई हो। उसने अपना सिर हिलाया, इस बार तो हमारी किस्मत ही खत्म हो गई है। मुझे खेद है, मुझे नहीं लगता कि हम इस स्थिति से जीवित बच पाएंगे। आपको खेद जताने की जरूरत नहीं है चाचा। किस्मत ने मुझे उसके साथ अपनी जिंदगी साझा करने की इजाजत नहीं दी। मैं बस खुश हूं कि वह जिंदा बच गया। मूर्ख लड़की, तुम्हें मेरे जीवन और मृत्यु की भी चिंता नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी व्यर्थ गंवा दी। चाचा एरिक के चेहरे पर गुस्से का भाव था, सिवाय इसके कि दूसरे को पता था कि यह झूठ था। मुलिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर सकती हूँ चाचा। अगर आप मेरी पूरी जिंदगी मेरे साथ न होते तो मैं ऐसी औरत बन जाती जो मैं कभी नहीं बनना चाहती थी। चाचा एरिक गंभीर हो गए, लेकिन फिर हंसे। बस करो, हाहा। ये वास्तव में अच्छा है कि हम जिंदा वापस नहीं लौट रहे हैं, अन्यथा मुझे नहीं पता होता कि मैं तुम्हारे माता पिता को कैसे बताऊं कि तुम उसके लिए अपनी औरत बन गई हो। तुम्हें पता था? मुलिया का चेहरा चुकंदर की तरह लाल हो गया। उसके चाचा को वास्तव में हेडियन के साथ उसके अस्पष्ट लेकिन शुद्ध रिश्ते के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं किया। क्या तुम्हें लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? मेरे सभी आग्रहों के बावजूद तुमने खो जाने की आड़ में चले जाने का फैसला किया। अगर मैं इसका अंदाजा भी नहीं लगा पाती तो मैं तुम्हारी रक्षा करने की स्थिति में नहीं होती। मुलिया ने शर्म और पश्चाताप में अपना चेहरा नीचे कर लिया। मुझे खेद है। उसे अचानक अपने माता पिता के बारे में याद आया, जिनके पास एल्डर सेवेरिन की मांगों को मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी अंत में उस शैतान से रक्षा नहीं कर सके। छोड़ो छोड़ो, हम वैसे भी मरने वाले हैं, इसलिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा वह सेवेरिन बदमाश आधा मरा हुआ है, इसलिए तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वह तुम्हें या तुम्हारी छोटी बहन को फिर कभी परेशान करेगा। मैं शांति से मर सकती हूँ। मुलिया ने गहरी सांस लेते हुए अपना सिर हिलाया। उसके अंदर की सारी दबी हुई भावनाएं दूर हो गईं और उसकी दृष्टि के क्षेत्र की जगह क्रूर दृश्य ने ले ली। वह उस दयनीय चीखने वाले कमीने को देखने के लिए मुड़ी, जो इस समय पतली हवा को पकड़ रहा था, अपनी खेती को व्यर्थ में लीक होने से रोकने की कोशिश कर रहा था। उस कमीने ने मेरी छोटी बहन पर भी नजर डाली, उसे यही करना चाहिए। मुलिया की आंखें ठंडी हो गईं और वह ठंडी हंसी हंसने लगी। छोटी लड़की, अंकल एरिक ने अपनी भौहें सिकुड़ी, उनकी उंगलियां उनकी ठुड्डी को छू रही थीं। मम्मा, मुलिया ने अपने कान खड़े किए। हम क्यों नहीं मारे जा रहे हैं? उन दोनों के बीच सन्नाटा छा गया, सिवाय इसके कि यह उतना दयनीय नहीं था जितना कि चीखें हर जगह गूंज रही थीं। दोनों को अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन उन्हें कोई भी अपने करीब नहीं दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक कोने में थे, आसन्न खतरे से सुरक्षित दूर। अध्याय 223 गार्विन की शिक्षाएं। क्या आप उन्हें यूं ही जाने दे रहे हैं? डेविस ने संदेह भरे स्वर में पूछा। उसे यकीन नहीं था कि बूढ़ा आदमी उन्हें वाकई जिंदा छोड़ देगा या फिर उसे धोखा देकर बाद में उन्हें मार देगा। बेशक, क्यों नहीं, चूंकि आपने मुझे उन्हें अकेला छोड़ने के लिए कहा था, इसलिए मुझे उनकी यहाँ मौजूदगी की जरूरत नहीं है। डेविस ने अपने चेहरे पर अविश्वसनीय भाव के साथ पूछा, क्या आपको डर नहीं है कि उन्हें जिंदा छोड़ने से आपके छिपे हुए स्थान का पता आपके दुश्मनों या त्रिपक्षीय गठबंधन को लग जाएगा? गार्विन ने अपना सिर हिलाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर वे ऐसा करते भी हैं तो जब तक वे यहाँ पहुंचेंगे तब तक मैं मर चुका होऊंगा और आप कहीं और होंगे। डेविस ने और जांच करने की कोशिश की, क्या होगा अगर वे पास में ही होते? गार्विन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो वे सिर्फ मरने के लिए कह रहे हैं। डेविस ने अपनी भौहें सिकुड़ी और उलझन में पड़ गया। क्या उसके दुश्मन शक्तिशाली नहीं थे? मेरे साथ आओ, गार्विन ने जोर से कहा और अपने पैरों को जमीन पर गिरा दिया। उसका पारदर्शी आत्मा शरीर अचानक एक ऐसे शरीर में बदल गया जिसमें मांस और मांस था। अधिक सटीक रूप से कहें तो यह एक ऐसा शरीर लग रहा था जिसमें मांस और मांस था, लेकिन वास्तव में यह एक वास्तविक आत्मा शरीर था जो भौतिक रूप में आया था। डेविस ने इस चमत्कार को देखकर आंखें झपकाईं और अवचेतन रूप से उसके पीछे पीछे चला गया। बंद दरवाजे से गुजरते हुए, जिसे डेविस ने भागने से पहले जांचने की कोशिश की थी, वे एक भूमिगत जल निकाय के सामने पहुंचे जो एक गुफा जैसी संरचना के अंदर था। ये कौन सी जगह है? डेविस ने आंखें खोलकर पूछा। वह इस जगह पर कुछ भी नहीं देख सकता था या कुछ भी महसूस नहीं कर सकता था, लेकिन जब गार्विन ने अपने हाथ हिलाए तो वह अपने सामने एक भूमिगत झील देख पाया। ये वेस्ट एंड वैली के नीचे भूमिगत गुफा है और कोहरे का स्रोत है जो पूरे घाटी में हमेशा मौजूद रहता है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। यहाँ नीचे ये झील बिल्कुल सामान्य झील थी, फिर भी एक अज्ञात 8वें चरण के जानवर का शरीर इस झील के हर हिस्से में विघटित हो गया, जिससे झील की विशेषता बदल गई और जहाँ तक मुझे पता है समय के साथ इस तरह का कोहरा पैदा हुआ।
डेविस आश्चर्यचकित था और आखिरकार कोहरे के स्रोत को समझ गया, लेकिन फिर भी वह ये नहीं समझ पाया इसका यहाँ आकर मरने की उनकी इच्छा से क्या लेना देना है। जब तक वे यहाँ हैं उनकी आत्माएं अस्थायी रूप से बहुत हद तक दबी रहेंगी। इससे मुझे उन्हें मारने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा, भले ही वे मेरे चरम पर मुझसे ज्यादा शक्तिशाली क्यों न हो। गार्विन ने इस तरह शेखी बघारी जैसे कि उसे पूरा भरोसा हो। डेविस ने अपनी भौहें उठाईं। तो क्या तुम उन्हें यहाँ नहीं ला सकते और मुझे परेशानी से नहीं बचा सकते? बेवकूफ, ये बस मेरा आखिरी उपाय है। सुनो, हमेशा योजना के अनुसार आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे बढ़ने की योजना बनाने से पहले तुम्हें एक कदम पीछे हटना होगा। ऐसा करने से तुम्हें बड़ी तस्वीर देखने में मदद मिलेगी। एक बार गार्विन ने कहा कि वह डेविस की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखने लगा। क्या तुम समझे? डेविस ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन जल्दी ही उसे कुछ समझ में आ गया। रुको, तुम्हारी आत्मा क्यों नहीं दबाई गई? तुम्हारे पास अपनी रक्षा के लिए मांसल शरीर भी नहीं है। गार्विन ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। हम्फ, तुम क्या जानते हो? प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए मुझे इस झील में अपने आत्मा शरीर को तपाकर 1000 साल बिताने पड़े, और इस प्रक्रिया में मुझे ये सुनिश्चित करना पड़ा कि मैं बीच में ही न मर जाऊं। क्या मैं उस झील में अपने आत्मा शरीर को तपा सकता हूं? ये सुनकर डेविस की आंखें लालच से चमक उठीं। इसके बारे में सोचना भी मत। तुम अपनी आत्मा के साथ एक सेकंड भी नहीं टिक पाओगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा खेती का आधार बना रही है। ऐसा कहते हुए गार्विन वापस जाने के लिए मुड़ा। डेविस, जो गार्विन की मदद के बिना अपने सामने कुछ भी नहीं देख सकता था, उसके पीछे कमरे में वापस चला गया। अल्पविराम। पहला दिन। तीनों साधना प्रणालियों में से आत्मा निर्माण साधना सबसे कठिन है। मुझे लगता है कि आप आत्मा निर्माण साधना प्रणाली के पहले 5 चरणों को जानते हैं। मैं पहले चरण, नवजात आत्मा चरण की व्याख्या करना शुरू करूंगा। ये वह चरण है जहां आपकी अस्तित्ववान फिर भी अस्तित्वहीन आत्मा आकार लेती है। गार्विन ने व्याख्या करना शुरू किया। उन्होंने अपने विचारों को मुखर किया और डेविस को अपनी शिक्षाओं को काफी हद तक समझाया, यहाँ तक कि आत्मा निर्माण साधना के पहले 5 चरणों को समझाने के लिए समय निकाला ताकि बाद की नींव को स्थिर किया जा सके। स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा के माध्यम से आत्मा को समझना रहस्यमय तत्व है। आप अपनी आत्मा के साथ किस तरह के नियम का अभ्यास करते हैं? प्रकाश, डेविस ने संदेह से कहा। आखिरकार उन्होंने फॉलन हेवन की अंधेरे जैसी ऊर्जा का भी इस्तेमाल किया। प्रकाश, है न? हम में से ज्यादातर लोग अपनी आत्मा की साधना के लिए अवचेतन रूप से प्रकाश से चिपके रहते हैं। सच में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रकाश का अभ्यास करते हैं या अंधेरे का। आत्मा के नियम के पीछे के रहस्य को समझना ही सबसे महत्वपूर्ण है। आत्मा का नियम क्या है? डेविस उलझन में पड़ गए क्योंकि उन्होंने पहली बार इस शब्द के बारे में सुना था। मैंने सोचा कि जब मैं 5वें चरण के बारे में समझाऊंगा तो मैं इसे समझाऊंगा, लेकिन जो भी हो, नियम ब्रह्मांड के मूर्त रूप हैं। यह असीम है। चूंकि यह असीम है, इसलिए आप इसे पूरी तरह से समझ भी नहीं पाएंगे। न तो मैं करता हूं, न ही 9वें चरण के विशेषज्ञ। प्राचीन काल से ही लोगों ने अपनी समझ को संकलित करने के लिए एक साथ आने का फैसला किया, और ऐसा करने के परिणामस्वरूप मानवता के लिए बनाई गई साधना प्रणालियों के अनुसार नियमों को 3 प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया गया: ऊर्जा नियम, शरीर नियम और आत्मा नियम। लेकिन सच में सभी एक ही हैं, एक ही प्रमुख नियम से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए, मान लें कि आप अग्नि नियमों का अभ्यास करते हैं। अपने शरीर को शांत करने के लिए अग्नि शरीर नियमों का उपयोग करना प्रभावी है, लेकिन अग्नि शरीर नियमों के साथ अपनी आत्मा और ऊर्जा को प्रशिक्षित करने से कोई प्रगति नहीं होगी। आप अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए बस ऊर्जा और समझ के गलत स्रोत का उपयोग कर रहे हैं। डेविस की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे समझ में आया, तो मैं अपने द्वारा समझे गए नियमों के बीच अंतर कैसे करूं? ये पूरी तरह से आपकी समझ और नियमों को समझने की क्षमता पर निर्भर करता है। ये पूरी तरह से जन्मजात है, और जहां तक मुझे पता है, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी जन्मजात समझ की प्रतिभा को बेहतर बनाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। गार्विन ने अपना सिर हिलाया। अध्याय 224। यह आप हैं? गार्विन ने थोड़ा हंसते हुए कहा, मुझे यकीन है कि अगर आप मेरे वंशजों में से एक होते तो आपको 5वीं अवस्था तक बिना किसी अड़चन के आत्मा के नियमों को समझने में कोई समस्या नहीं होती। डेविस ने अपना सिर हिलाया और समझा कि यह एक शक्तिशाली विशेषज्ञ का वंशज होने से संबंधित था। फिर भी वह अविश्वसनीय रूप से उदास दिख रहा था, ये सोचकर कि वह इतनी आसानी से नियमों को नहीं समझ पाएगा। क्या मुझे हमेशा के लिए गिरे हुए स्वर्ग पर निर्भर रहना पड़ेगा? जब उसके विचार इस दिशा में यात्रा करते थे तो उसे इस बारे में जरा भी अच्छा नहीं लगता था। ये ब्रह्मांड का प्राकृतिक नियम है। अन्यथा अनंत संसाधनों के साथ क्या हम मनुष्य पूरे 52 प्रदेशों पर प्रभुत्व नहीं कर पाएंगे? गार्विन जोर से हंसा। जल्दी रुकने का इरादा नहीं था। थोड़ी देर बाद डेविस खड़ा हुआ और बोला, मैं प्रकाश आत्मा के नियमों को कैसे सीख सकता हूँ? समझने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपकी आत्मा फोर्जिंग कल्टीवेशन मैनुअल देखना चाहता हूँ।
डेविस के पास इसकी एक प्रति नहीं थी, लेकिन उसने अपनी आत्मा फोर्जिंग कल्टीवेशन मैनुअल पवित्र चमक धुंध का पाठ किया। जब वह पाठ करता रहा तो गर्विन की आंखें चमक उठीं और उसके चेहरे पर एक आश्चर्यचकित भाव उभर आया। यह क्या है? कौन इतना मूर्ख होगा कि आत्मा के नियमों को कल्टीवेशन मैनुअल में ही शामिल कर दे? क्यों? क्या ये गलत है? डेविस उलझन में था। मैनुअल में वह जो पढ़ते अपने आप समझ जाता था वे ठीक वही कानून थे जो दर्ज किए गए थे। यह अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन यहाँ कोई भी कानूनों के साथ कल्टीवेशन मैनुअल नहीं बनाता है, उनके रहस्यों और सुरक्षा के लिए डरता है। इसके अलावा प्रत्येक नियम इतना विशाल है कि हर कोई मैनुअल के लेखक के समान नियमों को समझने में सक्षम नहीं होगा। तो यहाँ जो दर्ज किया गया है वह दूसरों के लिए खुद को विकसित करने की विधि के अलावा बहुत बेकार है। डेविस को अचानक समझ में आ गया। इसलिए मुझे लगता रहा कि जब आत्मा की समझ की बात आती है तो मुझे ज्यादा समझ नहीं आती। ये वैसा ही था जैसे कोई उत्तर को याद कर लेता है और उसे बिना समझे उत्तर पुस्तिका पर लिख देता है। ये सब दूसरों की समझ थी, उसकी नहीं। ठीक है, चूंकि यह मैनुअल स्काई ग्रेड कल्टीवेशन मैनुअल है और आप केवल वयस्क आत्मा चरण तक पहुंचे हैं, यह अभी भी ठीक है, क्योंकि किसी को 5वें चरण से पहले के नियमों के बारे में गहराई से समझने की आवश्यकता नहीं है। 5वें चरण तक पहुंचने के बाद ही आप जान पाएंगे कि नियम कितने विशाल हैं। इसलिए उससे पहले एक कहावत है कि 5वें चरण से पहले के सभी कानून की समझ एक बच्चे की समझ के अलावा कुछ नहीं है, केवल प्राथमिक नियम। डेविस की आंखें फड़क उठीं जब उसने गार्विन की मजाकिया आवाज सुनी, बच्चे की समझ। इसके बाद गार्विन ने व्यवस्थित रूप से नियमों के विभाजन की व्याख्या करना शुरू किया। अल्पविराम। दूसरे दिन गार्विन ने पहले 3 चरणों के बारे में पेचीदगियों को समझाना समाप्त कर दिया। उसने हल्के फुल्के नियम सिखाने के लिए भी समय निकाला, हालांकि अस्पष्ट रूप से। डेविस को लगा कि उसका ज्ञान एक ही दिन में छलांग और सीमा से बढ़ गया था। उसने ये भी महसूस किया कि उसकी आत्मा की समझ उसके आत्मा सागर को थोड़ा मजबूत कर रही है, हालांकि बाहरी प्रभाव नगण्य थे क्योंकि उसकी आत्मा पहले से ही गिरे हुए स्वर्ग से संचालित थी। इस पर वह निराश हो गया। ये और भविष्य की अंतर्दृष्टि उसके लिए तभी उपयोगी होगी जब एक दिन गिरे हुए स्वर्ग बेकार साबित हो जाए, जो कि किसी भी समय बहुत कम संभावना है। अल्पविराम। तीसरा दिन। ऐसा होने की संभावना नहीं है। आत्मा निर्माण साधना में 5वें चरण तक पहुंचने से पहले यदि आपका आत्मा शरीर नष्ट हो जाता है तो आप मर जाएंगे, लेकिन एक बार जब आप 5वें चरण तक पहुंच जाते हैं, भले ही आपका आत्मा शरीर किसी भी मामले में समाप्त हो जाए, तो आप तुरंत मरने की संभावना नहीं रखते, क्योंकि आपका आत्मा सार आपके आत्मा सागर में है, न कि आपके आत्मा शरीर में। डेविस ने सवाल किया, क्या आपका मतलब है कि मेरा आत्मा शरीर स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है और भले ही यह मर जाए, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं होगी कि क्या यह मेरी मृत्यु का कारण बनेगा? हाँ, जब तक आप अपनी आत्मा के सार को बरकरार रख सकते हैं, लेकिन आपकी आत्मा गंभीर रूप से घायल हो जाएगी। केवल समान ग्रेड की जड़ी बूटियों या आत्मा उपचार में विशेषज्ञता वाली गोलियों का उपयोग करके ही आप आत्मा की चोटों से उबर पाएंगे। कोई सवाल? गार्विन ने आह भरते हुए पूछा। डेविस ने पलकें झपकाईं। मेरी आत्मा शरीर कितनी दूरी तक स्वतंत्र रूप से मौजूद रह सकती है बिना मेरे उसके करीब होने के? यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी आत्मा की भावना कितनी देर तक फैल सकती है। यदि आपका आत्मा शरीर उस सीमा को छोड़ देता है तो ये धीरे धीरे आत्मा शक्ति खो देगा और अंतहीन शून्य में चला जाएगा। और क्या? गार्विन ने फिर से आह भरते हुए पूछा। कुछ नहीं। ठीक है, वयस्क आत्मा चरण पर आपका पाठ समाप्त होता है। गार्विन के चेहरे पर मुस्कान चमक उठी। वह डेविस को वयस्क आत्मा चरण की मूल बातें सिखा रहा था और समझा रहा था, लेकिन बाद में ऐसा लग रहा था कि वह हजारों सवाल लेकर आ रहा था, जिससे वह काफी हद तक परेशान हो रहा था। अल्पविराम। चौथा दिन। यह क्या है? डेविस ने गार्विन के हाथों में अजीब शीशी को देखते हुए पूछा। ये 5वें चरण के आत्मा कल्टीवेटर की आत्मा है। गार्विन ने हंसते हुए शीशी को सील करने वाली टोपी को हटा दिया। सेवेरिन, डेविस ने कहा और वह जम गया। एक बेड़ियों में जकड़ा हुआ आत्मा शरीर बाहर आया और डेविस को अपने चेहरे पर एक बदसूरत भाव के साथ देखा। कमीने, ये तुम हो? डेविस का चेहरा धीरे धीरे खुशी से भर गया, फिर भी दूसरे पक्ष को पता था कि यह शुद्ध चिंता से नहीं बल्कि दुर्भावना से था। आश्चर्यजनक रूप से तुम अभी भी जीवित हो। फिर वह गार्विन वोलर की ओर देखने के लिए मुड़ा। बेटे, मेरी तरफ ऐसे मत देखो। मैंने सोचा कि मेरे समझाने के बजाय बेहतर होगा कि तुम एक अक्षुअन एल्डर सोल स्टेज सोल को देखो। डेविस चौंक गया, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया। फिर उसने अपना सिर घुमाया और सेवेरिन पर अपनी नजर रखी। मैं इसके साथ जो चाहूं कर सकता हूं। तुम कर सकते हो, लेकिन सुनिश्चित करो कि तुम इसके साथ कुछ बुरा करने से पहले अगले चरण के बारे में जानकारी हासिल कर लो। डेविस मुस्कुराया। ठीक है। सेवेरिन एक ही समय में चिढ़ा हुआ और डरा हुआ था। वे उसके बारे में ऐसे बात कर रहे थे जैसे वह कोई वस्तु हो और अब कोई जीवित आत्मा न हो। लेकिन चूंकि वह डरा हुआ था, इसलिए उसने अपना मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। अध्याय 225। 3 वर्ष। 5वां दिन। छठा दिन। 9 महीने बाद।
एक छाया इधर उधर चलती हुई दिखाई दे रही थी। वह बूढ़ा आदमी कहाँ गया? यह आकृति डेविस थी, जो गार्विन द्वारा उसे कुछ सिखाने या उसे बाहर निकालने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सेवेरिन की आत्मा का अवलोकन और प्रयोग शुरू किए हुए उसे 9 महीने हो चुके थे। मिड लेवल एल्डर सोल, स्टेज सोल जैसे जीवित संसाधन के साथ आत्मा साधना में उसकी अंतर्दृष्टि बढ़ गई और अब वह बता सकता था कि उसकी समझ उसके वर्तमान आत्मा निर्माण साधना आधार तक पहुंच गई है। बेशक गार्विन भी इन 9 महीनों में उसके पास रुका और डेविस को जो कुछ भी समझ में नहीं आया उसे समझाया। एक योग्य और सक्षम शिक्षक और जीवित आत्मा जैसे संसाधनों के साथ अगर वह कोई प्रगति नहीं करता तो उसे पता था कि उसके आत्मविश्वास को झटका लगेगा। इससे उसके दिल में एक हृदय दानव पैदा हो सकता था, उसके दिल में एक सीमा बन सकती थी। शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक हफ्ते पहले गार्विन अचानक दिखाई देना बंद हो गया। डेविस को कोई आपत्ति नहीं थी और वह वही करता रहा जो वह कर रहा था, समय समय पर समझ हासिल करना और हल्के प्राथमिक नियमों पर विचार करना। अब बस कुछ ही घंटे पहले सेवेरिन की आत्मा डेविस द्वारा किए गए प्रयोगों को सहन नहीं कर सकी, जिससे अंततः उसकी आत्मा नष्ट हो गई। लेकिन इससे पहले कि उसकी आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो पाती, फॉलन हेवन ने अचानक उसके दिमाग में उत्साहपूर्वक प्रतिध्वनित किया कि वह अब उसकी आत्मा को अवशोषित कर सकता है। इसलिए बिना किसी देरी के उसने जल्दी से सेवेरिन की आत्मा सार को निकाल लिया। उसने अभी भी इसे परिष्कृत नहीं किया, लेकिन इसे अपने आत्मा सागर में रखने का फैसला किया ताकि वह बाद में उचित समय पर इसे अवशोषित कर सके। इसके अलावा उसे नीचे रहना पड़ा क्योंकि वह ओल्ड मैन गार्विन को अपनी सफलता के तरीके नहीं दिखा सकता था। इस समय डेविस चला गया और एक दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और उसे खोल दिया। वह आगे बढ़ा और भूमिगत गुफा में प्रवेश किया जहां घना कोहरा था और शून्य दृश्यता थी। उसकी आत्मा की भावना उसके शरीर से 1 इंच भी बाहर नहीं निकल पा रही थी, लेकिन उसे एक अजीब सी अनुभूति भी हो रही थी। बूढ़ा आदमी गार्विन, डेविस चिल्लाया। उसकी आवाज़ पूरी भूमिगत गुफा में गूंज उठी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया और वह सुन सकता था कि कोई जवाब नहीं आ रहा है। डेविस ने अपनी भौहें सिकुड़ी, लेकिन वह एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा। उसे डर था कि कहीं वह झील में न गिर जाए, कोहरे का स्रोत। गार्विन, डेविस ने फिर से चिल्लाया। आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। बस 1 या 2 सेकंड के लिए उसकी आवाज़ गूंजी और फिर शांत हो गई। यह अजीब सी खामोशी उसे अच्छी नहीं लगी। डेविस अब और खामोशी बर्दाश्त नहीं कर सका। बूढ़ा फोर्ट छप। डेविस ने एक आवाज़ सुनी जो संकेत दे रही थी कि झील से कुछ उड़कर बाहर आया है, इसलिए वह तुरंत पीछे हट गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। धमाका, तारांकन, तुम किसे बूढ़ा फोर्ट कह रहे हो? एक ऐसी आवाज़ आई जो बेहद डरावनी लग रही थी। ओह बकवास। डेविस थोड़ा आगे की ओर उड़ते हुए डर गया। गार्विन दरवाजे के पास खड़ा था और उसने दरवाजा खुला रखा और उसके पीछे घना कोहरा छाया हुआ था जो एक भयानक दृश्य बना रहा था। सच बताऊं तो डेविस का दिल उस दृश्य को देखकर एक पल के लिए रुक गया। उसने अपने धड़कते दिल को शांत किया और कहा, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम जवाब नहीं दे रहे थे, और तुम झील के नीचे क्या कर रहे थे? गार्विन ने मुट्ठी बांधी और डेविस के सिर पर मुक्का मारा। देखो बूढ़े आदमी, गार्विन ने फिर से ऐसा किया और कहा, तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना सीखना होगा। डेविस ने दुख से देखा और अपना मुंह बंद रखा। ये पहली बार नहीं था जब उसके सिर पर मुक्का मारा गया था। इन 2 महीनों में ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था। इसके अलावा गार्विन ने उसे बहुत धमकाया या पीटा नहीं, इसलिए उसने उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा। अब बच्चे, आज आराम करो, मैं कल तुम्हें देखूंगा। इतना कहकर गार्विन वापस जाने के लिए मुड़ा। क्या तुम जल्दी ही मरने वाले हो? डेविस ने अचानक पूछा। गार्विन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। कभी भी। डेविस का दिल कांप उठा, लेकिन उसके दिमाग में एक अलग विचार आया। क्या वह एक ही समय में बूढ़ा और शांत दिखते हुए ऐसा कह पाएगा? उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। गार्विन के जाने के बाद डेविस ने हल्के से हंसते हुए अपनी हथेली को देखा। अजीब बात है, अगर यह इस साधना की दुनिया में आने से पहले का मैं होता तो मुझे परवाह नहीं होती कि मैं कभी भी मर जाऊं, लेकिन अब मुझे अपने जीवन के लिए डर लगने लगा है। शायद इसलिए कि मेरे पास लोगों की रक्षा करने के लिए लोग हैं। डेविस ने उलझन में कहा, लेकिन व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा। हाँ ठीक है। वह बिल्कुल जानता था कि भले ही यह उसके प्रियजनों के लिए न हो, लेकिन वह अब जो जीवन प्राप्त कर चुका है उसे खोना नहीं चाहता था। पहली परत में आए हुए उसे ठीक 1 साल हो गया था। उजाड़ मैदानों को छोड़ने से लेकर ग्रैंड बीस्ट स्टेज वल्चर द्वारा उसकी पिटाई करवाने, गुप्त इरादों के साथ एक निर्दोष महिला की हत्या करने तक जो अपने पति की मृत्यु के कारण मरना चाहती थी, क्लाउड स्प्रिंग मर्सिनरीज में शामिल होना, लुकास और लूसिया के साथ मिलकर काम करना, अलग होने से पहले उनके साथ मिशन पूरा करना और अंत में इस नरक में फंस जाना जो वास्तव में उसके लिए एक निजी स्कूल बन गया। डेविस ने गहरी सांस ली। ठीक है, 1 साल की चुनौती अवधि जल्द ही समाप्त होने वाली है और ऐसा लगता है कि मैं पीक लेवल स्काई ग्रेड साइट प्राप्त नहीं करने वाला हूँ। अल्पविराम। 2 साल बाद
गार्विन ने डेविस को आत्मा निर्माण साधना के छठे और सातवें चरण यानी परिपक्व आत्मा चरण और सर्वोच्च आत्मा चरण के बारे में और अधिक सिखाया। जब डेविस ने उनकी शिक्षाएं सुनी तो उन्हें लगा कि उनके पास एक पूरी तरह से नई दुनिया और संभावनाओं का एक दृष्टिकोण है, और फिर भी वे नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए पर्दा नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन वे समझ सकते थे कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी आत्मा निर्माण साधना बहुत कम थी। भले ही उनकी आत्मा निर्माण साधना सेवेरिन के बराबर भी नहीं थी, लेकिन वे गार्विन द्वारा सिखाई गई अवधारणाओं और अंतर्दृष्टि को हल्के से समझने में सक्षम थे, इसलिए वे इसे अपने दिमाग में बनाए रखने में सक्षम थे। इसके साथ उन्हें विश्वास था कि वे गिरे हुए स्वर्ग के बिना भी द सोल स्टेज में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन यह उनके लिए लंबे समय तक शिक्षाओं पर विचार किए बिना भविष्य में छठे और सातवें चरण में प्रवेश करने के लिए काफी अपर्याप्त साबित हुआ। अध्याय 226 अंतर। फिर भी वह जानता था कि जब उसकी आत्मा निर्माण साधना बढ़ेगी तो वह ओल्ड मैन गार्विन द्वारा सिखाई गई अंतर्दृष्टि से अधिक समझ पाएगा। उस समय छठे और सातवें चरण में प्रवेश करना उसके लिए अब दूर नहीं होगा, यहाँ तक कि फॉलन हेवन की मदद के बिना भी। लेकिन फॉलन हेवन के साथ ये प्रक्रिया उसके द्वारा भस्म किए जाने वाले आत्मासार के स्तर और मात्रा से गति में बढ़ सकती है। आखिरकार उसकी देखभाल करने के लिए सब कुछ अभी भी फॉलन हेवन पर समाप्त हो गया। इस पर डेविस बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वह अपनी खुद की शक्ति को फॉलन हेवन की शक्ति से आगे बढ़ाना चाहता था। जब से उसे गार्विन ने शिष्य के रूप में लिया था तब से ये तीसरा वर्ष था, और डेविस ये कहने में काफी गर्व महसूस कर रहा था कि वह आत्मा निर्माण साधना में निपुण था। आखिरकार अगर वह निपुण नहीं होता तो उसे बाद के चरणों में कदम रखने के लिए आत्मा निर्माण साधना में एक आधार बनाने में बहुत समय लग जाता। उसी अपरिवर्तित मंद रोशनी वाले कमरे में डेविस की शेखी बघारते हुए गार्विन ने आह भरी, काश मेरे पास तुम्हारी क्षमता होती और एक शिक्षक होता जो मेरी युवावस्था के दौरान बिना किसी संकोच के सब कुछ सिखाता। आह। गार्विन वोलर ने महसूस किया था कि डेविस का अपनी उम्र में इतना प्रतिभाशाली और मजबूत होना कोई संयोग नहीं था। अगर वह डेविस होता तो वह कल्पना करता कि वह कम से कम 1000 साल के भीतर अमर अवस्था तक पहुंच जाएगा, एक ऐसी अवस्था जिसमें उसे अब बुढ़ापे में मरने की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। या कम से कम दुनिया तथाकथित अमर लोगों के बारे में यही जानती थी। काश मेरे पास अभी तुम्हारी साधना का आधार होता। डेविस ने बिस्तर पर लेटे हुए अपना एक हाथ अपनी ठोड़ी पर रखते हुए आह भरी। गार्विन ने उसकी ओर देखा। लालची कमीने, तुम्हारी उम्र में तुम्हारी ताकत पहले से ही ईर्ष्यालु है। साफ है ये छोटा कमीना नहीं जानता कि 1 इंच मांगना और 1 गज लेना क्या मतलब है। गार्विन ने घृणा से सोचा और डेविस को घूरते हुए कहा। डेविस ने हंसते हुए कुछ महसूस किया। ओह, चूंकि तुमने दुनिया का विस्तृत हिस्सा देखा है तो मैं प्रमुख शक्तियों के उन प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में क्या कर सकता हूँ। उसकी आंखें चमक उठीं। उसे यह जानने में वाकई दिलचस्पी थी कि युवा पीढ़ी के प्रतिभाशाली लोगों के बीच वह कहाँ खड़ा है। बेशक उसके मन में कोई प्रतिस्पर्धी भावना नहीं थी, ये सिर्फ शुद्ध जिज्ञासा थी। गार्विन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और गंभीर लेकिन असंतुष्ट स्वर में उत्तर दिया, कोई भी बुरा आदमी चाहेगा कि तुम उनका शिष्य बनो। आत्मा निर्माण की साधना के मामले में तुम अकेले ही इन तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों को धूल चटा सकते हो। डेविस ने आधे अधूरे विश्वास के साथ गार्विन की आंखों में देखा। वह उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं देख पाया। मेरे बारे में उनका मूल्यांकन उचित होना चाहिए, डेविस ने सोचा और काफी संतुष्ट हो गया। फिर उसे अचानक कुछ याद आया। बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन और एसेंस गैदरिंग कल्टीवेशन के मामले में क्या मैं कैसे तुलना करूं? गार्विन ने अपनी ठोड़ी उठाई और एक पल के लिए सोचा, फिर उसने जवाब दिया, हालांकि आपकी बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन ज्यादातर जीनियस के बराबर है, लेकिन आपकी एसेंस गैदरिंग कल्टीवेशन बहुत पीछे है। डेविस ने शांति से अपना सिर हिलाया। इस पर उसे आश्चर्य नहीं हुआ। वह पहले से ही 15 साल का था और 16 के करीब था। भले ही इसका मतलब था कि 16 साल के बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज कल्टीवेटर थे, डेविस बिल्कुल भी परेशान नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि मनुष्य एसेंस गैदरिंग कल्टीवेशन के साथ ज्यादा संगत थे। लेकिन ये सोचना कि मेरी उम्र में मजबूत बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेटर थे, वे किस तरह के राक्षस हैं? डेविस ने सोचा। आखिरकार उसने पिछले जन्म का अनुभव किया था और दर्द से काफी अभ्यस्त था, और परिणामस्वरूप सहनशील इच्छाशक्ति के साथ शरीर को शांत करने की साधना का प्रशिक्षण ले सकता था। क्या प्रमुख शक्तियों के पास इतनी कम उम्र में शरीर को साधने की कोई गुप्त विधि है? डेविस के दिमाग में कुछ अजीब तरह के विचार विकसित हुए। इस बीच गार्विन ने डेविस की ओर देखा और डेविस के सवाल को दूसरे तरीके से समझते हुए हंसा। ये बच्चा आश्चर्यजनक रूप से प्रतिस्पर्धी और चतुर है। अच्छा, डेविस जितना अधिक ऐसा होता उतना ही अधिक उसके लिए अपना बदला पूरा करने की संभावना होती। तुम एक विलक्षण और प्रतिभाशाली दोनों हो। गार्विन मुस्कुराया। कोई बात नहीं, मुझे अपने बचे हुए जीवन का उपयोग इस लड़के को पूरी तरह से सिखाने के लिए करना चाहिए। उसकी लगभग मृत आंखें गहरी भावनाओं से भरी हुई थीं। वास्तव में विलक्षण का क्या अर्थ है?
डेविस ने उलझन में पूछा क्योंकि उसने एक नया शब्द सुना। गार्विन ने अपनी भौहें सिकुड़ी, चुपचाप अपने भाग्य को कोसते हुए। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उसे एक ऐसे बच्चे को इतना कुछ समझाना पड़ेगा जो औपचारिक अर्थ में उसका शिष्य भी नहीं था। लेकिन चूंकि उसने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि उसे सिखाते समय कुछ भी नहीं रोकेगा, इसलिए उसने कहा, एक विलक्षण व्यक्ति वह होता है जिसने अपनी कम उम्र के बावजूद महान साधना परिणाम प्राप्त किए हैं। बूढ़े आदमी गार्विन ने मुस्कुराते हुए कहा, उदाहरण के लिए आपकी उम्र मात्र 15 वर्ष है और आमतौर पर यही वह समय होता है जब आपकी उम्र के बच्चे अपनी आत्मा की साधना शुरू करते हैं, क्योंकि वे रिवॉल्विंग कोर्स स्टेज में अपनी सफलता पूरी कर लेते हैं। जब उन्हें भी विलक्षण माना जाता है तो आपके बारे में कहने के लिए बहुत कम है। फिर प्रतिभाशाली लोगों के बारे में क्या? तो क्या वे दोनों एक ही चीज नहीं हैं? डेविस ने उलझन में पूछा। नहीं, यह अलग है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति वह होता है जो समान साधना अवस्था के अन्य लोगों से लड़ने के लिए स्तरों को पार कर सकता है, न कि समान साधना आधार के। आम लोग या तो किसी को सामान्य साधक या प्रतिभाशाली साधक के रूप में नामित करना पसंद करते हैं। वे नहीं जानते कि हमारे जैसे शीर्ष शक्तिशाली लोगों के लिए एक प्रतिभाशाली और एक प्रतिभाशाली होने के बीच बहुत बड़ा अंतर है। पर्याप्त संसाधनों वाला लगभग हर व्यक्ति एक प्रतिभाशाली हो सकता है, लेकिन हर प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रतिभाशाली नहीं हो सकता। एक प्रतिभाशाली और एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। बेशक, अगर कोई व्यक्ति 1000 वर्षों के भीतर तीनों साधना प्रणालियों में उच्चतम संभव स्तर तक साधना कर सकता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति प्रतिभाशाली है या नहीं, क्योंकि अन्य प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में उस व्यक्ति की क्षमता असीम होगी। दुर्भाग्य से 52 प्रदेशों में ऐसे कोई महान प्राणी नहीं हैं। बूढ़े आदमी गार्विन ने धीरे से उत्तर दिया और उसने प्रतिभाशाली लोगों की स्थिति के लिए एक दयनीय अभिव्यक्ति प्रकट की। अध्याय 227 तानाशाह का शरीर। मेरे बारे में क्या मैं भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ? आपने अभी कुछ समय पहले ही ऐसा कहा था। डेविस ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। मैंने आपकी काफ़ी जांच कर ली है। चूंकि आप अपनी आत्मा निर्माण साधना का उपयोग करके विभिन्न स्तरों पर लड़ सकते हैं, इसलिए आप निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझे लगता है कि मेरी आत्मा लगभग 5 गुना अधिक शक्तिशाली है, डेविस ने अपनी नाक रगड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, काफ़ी गर्व महसूस कर रहा था। गार्विन ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा, मैंने जांच की और पाया कि आपकी आत्मा के मजबूत होने के अलावा आपके पास कोई विशेष शारीरिक संरचना नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेविस ने कंधे उचकाए, लेकिन वह भ्रमित था। क्या उसके पास तानाशाह का शरीर नहीं था? जल्दी या बाद में आप विभिन्न स्तरों पर लड़ने में सक्षम होने का अपना लाभ खो देंगे और केवल एक सामान्य साधक बनकर रह जाएंगे। क्यों? डेविस चौंक गया। उसके चेहरे पर चिंता व्यक्त हुई। बूढ़े आदमी गार्विन ने अपना सिर हिलाया। जैसा कि मैंने पहले कहा था, जैसे जैसे आप चरणों में आगे बढ़ेंगे, आप अपना लाभ खो देंगे। एक बार जब आप 5वें चरण में पहुंच जाते हैं, तो चरणों के बीच लड़ना आसान नहीं रह जाता। आपको किसी समय यह एहसास हुआ होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर चरण में दरार और शक्ति का अंतर बहुत अधिक बढ़ जाता है, यहाँ तक कि बाद के चरणों के स्तरों में भी। डेविस की अभिव्यक्ति भयावह हो गई, लेकिन उसकी आंखों से पता चल रहा था कि उसे पहले से ही इस बात की उम्मीद थी कि इसका यही नतीजा होगा। डेविस शांत हो गया और उस समय के बारे में सोचने लगा जब उसने 5वें चरण के आत्मा बनाने वाले कल्टीवेटर एल्डर सेवरिन से लड़ने की कोशिश की थी। लेकिन चूंकि उस समय उसकी गर्दन पकड़ी गई थी, इसलिए उसने मान लिया कि वह आत्मा बनाने वाली कल्टीवेशन से नहीं बल्कि एसेंस गैदरिंग कल्टीवेशन से हार गया है। अब ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं था। बूढ़े आदमी गार्विन ने अपना सिर हिलाया। सैद्धांतिक रूप से एक बार जब आप 5वें चरण में पहुंच जाते हैं, तो आपको अपने से एक स्तर ऊपर के व्यक्ति से लड़ने के लिए 5 गुना ताकत की आवश्यकता होगी, जिसका अर्थ है कि यदि आप निम्न स्तर के एल्डर सोल चरण में हैं, तो आप उन लोगों से लड़ सकते हैं जो मध्य स्तर के एल्डर सोल चरण में हैं। कोई आश्चर्य नहीं, ऐसा लग रहा था कि उसकी आत्मा अब 3 गुना अधिक शक्तिशाली हो गई है, जो केवल निम्न स्तर के एल्डर स्टेज कल्टीवेटर से निपटने में सक्षम है। वह समझ गया कि उच्च स्तर के एल्डर सोल चरण कल्टीवेटर से लड़ने में सक्षम होने की उसकी पिछली धारणा पूरी तरह से गलत होनी चाहिए। डेविस ने सिर हिलाया और अपनी राय व्यक्त की, तो मैं अपनी युद्ध क्षमता को केवल तभी बढ़ा सकता हूं जब मैं किसी तरह अपनी आत्मा शक्ति और सार की गुणवत्ता को कुछ गुना बढ़ाने में कामयाब हो जाऊं, है न? हाँ, और ये देखते हुए कि आपके पास कोई विशेष काया और कोई सक्षम गोलियां नहीं हैं, आप इस बारे में अभी के लिए भूल सकते हैं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मेरे पास तानाशाह शरीर काया है। तुम कैसे कह सकते हो कि मेरे पास कोई शारीरिक बनावट नहीं है? डेविस ने सोचा कि इस बूढ़े के दिमाग में कोई गड़बड़ है। तानाशाह शारीरिक बनावट? मुझे मत हंसाओ, ऐसी कोई चीज नहीं है। गार्विन दिल खोलकर हंसा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम जाकर मेरे शरीर की जांच कर सकते हो। बच्चे, क्या तुम्हारा तानाशाह शारीरिक बनावट जन्म से ही जन्मजात थी?
तुमसे किसने कहा कि यह तानाशाह शारीरिक बनावट है? मैंने ऐसी शारीरिक बनावट के बारे में सुना भी नहीं है। डेविस ने अपना सिर हिलाया। नहीं, जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे पास वह नहीं था। जब मैंने तानाशाह फल खाया तो मैं इसे विकसित करने में कामयाब रहा, और साधना पुस्तिका में लिखा था कि ऐसा करने पर तानाशाह शारीरिक बनावट प्राप्त होगी। तो जवाब सरल है, तुम्हारी साधना पद्धति में बस शरीर प्रकार के नियम शामिल थे। इसे और भी बेहतर बनाने के लिए उस साधना पुस्तिका के लेखक ने एक विधि के बारे में सोचा होगा, और वह विधि अवश्य ही तानाशाह फल रही होगी। संभवतः इसने आपके शरीर को तानाशाह फल में मौजूद नियमों के अनुकूल बनने में मदद की होगी, जिससे इस प्रक्रिया में आपकी शक्ति में वृद्धि हुई होगी। बूढ़े आदमी गार्विन ने व्यंग्य किया, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है। अपनी युद्ध आभा को सक्रिय करने का प्रयास करो। डेविस ने अपनी युद्ध आभा को सक्रिय किया और चांदी की गैसीय आभा बाहर आई, जिसने उसे घेर लिया। देखो, गार्विन ने कंधे उचकाए, तुम्हारी युद्ध आभा में पृथ्वी के प्राथमिक नियमों की हल्की मात्रा है। जब गार्विन ने बताया तो डेविस ने भी ध्यान केंद्रित करते हुए इसे महसूस किया। वास्तव में उसकी युद्ध आभा में पृथ्वी के प्राथमिक नियमों का एक धागा तैर रहा था। वह क्या कह सकता था? उसने ये सोचकर अपना मुंह बंद कर लिया कि वह वास्तव में कुएं में मेढक है। मैंने पहले इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? डेविस ने एक पल सोचा, फिर उसके दिमाग में एक और विचार आया, ये सही है। मेरे घूमने वाले कोर में परिवर्तन हुआ है। आपको लगता है कि इससे मैं इसे एक शारीरिक संरचना में विकसित कर सकता हूँ? मैंने इसे देखा है, लेकिन ये कहना मुश्किल है। जिन लोगों ने अपनी शारीरिक संरचना विकसित की है वे सभी जन्मजात शारीरिक संरचनाएं हैं। जिन लोगों ने कृत्रिम रूप से शारीरिक संरचना विकसित की है वे लोग या तो मिथक या किंवदंतियां हैं। उनके बारे में बहुत कुछ ज्ञात नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने रहस्यों को न फैलाने का विकल्प चुना है। डेविस उदास हो गया। शायद उसकी शारीरिक संरचना इन लोगों की तुलना में कमजोर साबित हो जिनके पास शारीरिक संरचना है। तो मुझे आश्चर्य है कि क्या क्लारा के पास शारीरिक संरचना है? उसने सोचा, लेकिन अंततः उसे पता नहीं चला कि यह शारीरिक संरचना है या नहीं। वह केवल क्लारा के शरीर की जांच करने के लिए अल्स्ट्रेम फैमिली टेरिटरी जा सकता था। फिर भी डेविस को अभी भी ओल्ड मैन गार्विन की बातों पर विश्वास नहीं था। यह उसकी ओर से केवल एक गलतफहमी या गलतफहमी हो सकती है। यहाँ इसे देखो। डेविस ने ओल्ड मैन गार्विन को टायरेंट बॉडी सीक्रेट्स बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन मैनुअल सौंप दिया। उसके पास इसकी एक प्रति थी क्योंकि उसे गोल्ड स्टेज तक खेती करने के बारे में सुनिश्चित होने की आवश्यकता थी। आखिरकार इसके लिए शरीर के अन्य हिस्सों सहित अस्थि मज्जा को तपाकर रखना पड़ता था। ओल्ड मैन गार्विन ने आह भरी और एक जांचपूर्ण नज़र से खेती मैनुअल पढ़ा। पढ़ते समय वह समय समय पर बुदबुदाता रहा, विधि में लेखक के दृष्टिकोण पर सिर हिलाता रहा, लेकिन फिर अचानक उसकी नज़र गंभीर हो गई और उसका चेहरा भी धीरे धीरे उसी तरह हो गया। ओल्ड मैन गार्विन ने मैनुअल से अपनी नज़र हटाने में काफ़ी समय लगाया। उसने डेविस की ओर मुड़कर पूछा, इसे किसने लिखा है? अध्याय 228 ओल्ड मैन गार्विन का अतीत। मुझे नहीं पता। डेविस ने अपना सिर हिलाया। ओल्ड मैन गार्विन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। कृत्रिम काया की खेती करने के लिए इस मैनुअल में जो तरीका लिखा गया है वह सच लगता है। डेविस खुश हो गया, तो इसका मतलब है कि मेरे पास काया है न? मुझे लगता है कि आपके पास है, लेकिन चरणों के अंतिम भाग में काया के प्रभाव औसत दर्जे के हैं और इसका ग्रेड केवल पृथ्वी की अधिकतम सीमा तक ही पहुंच सकता है। यही वह सीमा है जिसे मैं इस मैनुअल को एक नज़र में पढ़कर समझ सकता हूं। ओल्ड मैन गार्विन ने अपना सिर हिलाया। डेविस ने पलकें झपकाईं, लेकिन वह ओल्ड मैन गार्विन के शब्दों को समझ गया। आपका मतलब है कि जब मैं बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन में 5वें चरण में प्रवेश करता हूं तो एक काया बेकार हो जाती है? बूढ़े आदमी गार्विन ने सिर हिलाया। मुझे ऐसा लगता है। डेविस मन ही मन हंसा। कोई आश्चर्य नहीं कि साधना विधि के अंत में इसमें उल्लेख किया गया था कि मैं स्वचालित रूप से तानाशाह काया प्राप्त करूंगा। इसका मतलब यह है कि यह नगण्य है, चतुर लेखक। फिर भी पृथ्वी स्तर पर कृत्रिम काया की साधना करने की एक साधना विधि, यदि इसे शीर्ष शक्तियों पर छोड़ा जाए तो यह तूफान और भूकंप पैदा कर सकता है, क्योंकि यह अपने समकक्ष प्रतिस्पर्धी शक्तियों की तुलना में बहुत से निम्न स्तरीय साधकों को कुशल बना सकता है। ठीक है, आपने कहा कि आज कोई पाठ नहीं है, क्या मैं जाकर साधना कर सकता हूँ? डेविस ने पूछा और उसने अपना सिर हिलाया। जल्दी से मामले को अपने दिमाग के पीछे ले गया। वह समझ गया कि अभी इस तरह की चीज़ों के बारे में चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। जहां तक शीर्ष शक्तियों को इस साधना विधि को बताने की बात है, ओह नहीं। इसके अलावा वह अपनी साधना को बढ़ाने के लिए अधीर था, क्योंकि उसने सुना था कि वह सार संग्रह साधना के मामले में पिछड़ रहा था। डेविस को साधना करते हुए 3 साल हो गए थे। वह सिर्फ नियमों के बारे में सोच रहा था और अपनी आत्मा निर्माण साधना को पूरा करने के लिए अंतर्दृष्टि प्राप्त कर रहा था। इतनी जल्दी मत करो। आज मैं तुम्हें अपने अतीत के बारे में बताऊंगा और क्यों मैं इस स्थिति में आ गया था। बूढ़े आदमी गार्विन ने अपने चेहरे पर उदास भाव के साथ कहा। उसकी आंखों में उदासी की चमक थी।
डेविस ने ध्यान न देने का नाटक किया और कहा, ओह, एक कहानी, मुझे कहानियां पसंद हैं, मुझे तुम्हारी वह दुखद कहानी सुनाओ। गार्विन ने सिर हिलाया क्योंकि उसे आखिरकार डेविस में एक बच्चे की झलक दिखी, लेकिन जब उसने उसे दुखद कहानी कहते सुना तो उसका चेहरा बदसूरत हो गया। बूढ़े आदमी गार्विन की बुरी नज़र को देखकर डेविस ने अपना मुंह बंद कर लिया। बूढ़े आदमी गार्विन का अपमान करते समय भी वह बहुत आगे जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। जो भी हो, बूढ़े आदमी गार्विन ने अपने हाथ हिलाए और कहा, अपने जीवन के उत्तरार्ध में मैं सम्राट तलवार संप्रदाय नामक क्षेत्र में रहता था, जिसके शीर्ष पर 1 से अधिक 9वें चरण के पावर हाउस हैं। रुको, गार्विन के शब्द पूरे होने से पहले ही डेविस ने बीच में टोक दिया। ये सम्राट तलवार संप्रदाय जिसका तुमने उल्लेख किया है, ये कितनी दूर है? डेविस की आंखें झपक उठीं। उसने 3 साल पहले सवाल पूछा था, लेकिन अभी तक उसे कोई जवाब नहीं मिला था। यहाँ तक कि उजाड़ मैदानों में भी उसे बहुत समय लग गया, और इस सम्राट तलवार संप्रदाय के लिए उसे इसके बारे में एक भी अच्छी भावना नहीं मिली। तुम मुझे बता रहे हो कि तुम नहीं जानते कि 52 क्षेत्रों की सभी प्रमुख शक्तियाँ कौन हैं? गार्विन को अनुमान लगाने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह अपनी पिछली बातचीत से बता सकता था कि डेविस ने त्रिपक्षीय गठबंधन क्षेत्र को एक बार भी नहीं छोड़ा था। वास्तव में उसे ये भी एहसास हुआ कि डेविस किसी प्रमुख स्थापित शक्ति से नहीं आया था, जैसा कि उसने शुरू में सोचा था। हाँ, डेविस शर्म से मुस्कुराया। उसकी मां क्लेयर केवल एक उभरती हुई प्रतिभा थी, और उसे जो जानकारी थी वह बहुत हद तक एल्स्ट्रेम फैमिली टेरिटरी और ट्रिपाटाइट एलायंस टेरिटरी तक ही सीमित थी। और ट्रिपाटाइट एलायंस टेरिटरी के बारे में उसने जो जानकारी उसे दी, उससे वह बता सकता था कि उसने पहले कभी ट्रिपाटाइट एलायंस का दौरा नहीं किया था, केवल अमर विरासत तक पहुंच प्राप्त करने के लिए गुप्त प्रवेश में भाग लेने के लिए आई थी। तो मैं तुम्हें शुरू से ही समझा दूं। गार्विन ने अपना सिर हिलाया। हम अभी जिस क्षेत्र में हैं उसे एक छोटा क्षेत्र माना जा सकता है। यह क्षेत्र ट्रिपाटाइट एलायंस का है, जो 3 प्रमुख शक्तियों से बना है। त्रिपक्षीय गठबंधन के क्षेत्र में 3 क्षेत्र द्वार हैं, जो इल्स्ट्रेम परिवार के क्षेत्र, टावरिंग क्लाउड हॉल के क्षेत्र और फॉलिंग स्नो सेक्ट के क्षेत्र की ओर ले जाते हैं। उन 3 क्षेत्रों को भी छोटे क्षेत्र माना जाता है, लेकिन जब बीच में जेड का एक टुकड़ा होता है तो हर कोई उसका एक टुकड़ा चाहता है ना? तो हजारों वर्षों के युद्ध के बाद इस क्षेत्र के लिए लड़ते हुए उन्होंने बड़ी संख्या में 8वें राज्य के विशेषज्ञों को खो दिया, अंततः त्रिपक्षीय गठबंधन नामक एक गठबंधन का गठन किया, साथ ही अपनी कमजोरियों को भी सील कर दिया और ठीक 1000 साल पहले इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। डेविस हैरान था। वह नहीं जानता था कि त्रिपक्षीय गठबंधन का 1000 साल पुराना इतिहास था, जबकि उसकी मां लगभग 2 दशक पहले केवल 30 वर्ष की थी। यहाँ तक कि उसकी मां को भी इतना नहीं पता था, सिवाय इसके कि उन्होंने कुछ समय के लिए शासन किया था। यदि आप सम्राट तलवार संप्रदाय क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको फॉलिंग स्नो संप्रदाय क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए, डुअल लोर्ड्स मैनर क्षेत्र के द्वार पार करना चाहिए और वहां से अपना रास्ता बनाना चाहिए सम्राट तलवार संप्रदाय क्षेत्र के लिए रास्ता। रुको, दोहरी लोर्ड्स मनोक्षेत्र? ऐसा लगता है डेविस ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि उसके विचार संस्कृति के स्थान पर भटक गए। गार्विन ने डेविस की अजीब अभिव्यक्ति को देखा, लेकिन जारी रखा, जब मैं युवा था तो मैं एक दुष्ट साधक था, किसी भी प्रमुख शक्ति से संबंधित नहीं था। जब मैं सार संग्रह साधना में 7वें चरण पर पहुंचा तो मैं पहले से ही 1500 वर्ष का था। उस समय मेरी आत्मा साधना बेहद औसत दर्जे की थी। मैं वयस्क आत्मा चरण तक भी नहीं पहुंच पाया, केवल युवा आत्मा चरण के शिखर पर रहने में कामयाब रहा। एक दिन के दौरान मुझे एहसास हुआ कि ऊर्जा संघनन साधना में प्रगति करना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो गया है, इसलिए मैं अपनी आत्मा फोजिंग साधना को बढ़ाने के लिए जुनूनी हो गया। मैंने शोध करने, रहस्यों, कब्रों और किसी भी चीज़ को खोदने में अविश्वसनीय समय बिताया जो मेरी आत्मा फोजिंग साधना को बढ़ाने में मेरी मदद कर सकती थी। ऐसे ही 1 और 1000 साल बीत गए, लेकिन मैं केवल वयस्क आत्मा चरण को तोड़ने में कामयाब रहा। बूढ़े आदमी गार्विन ने एक आह भरी और उसने अपना सिर हिलाया। अध्याय 229 संदेह। मैं तुम्हारी तरह कोई विलक्षण या प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं हूँ। उस समय तक मुझे एहसास हो गया था कि मेरे पास जीने के लिए केवल 500 वर्ष बचे हैं, इसलिए मैंने अपने शोध और आत्मा निर्माण साधना को एक तरफ रख दिया और बॉडी टेम्परिंग साधना को साधना के लिए चुना। 500 साल बाद मैं बॉडी टेम्परिंग साधना में 4थे चरण से 7वें चरण तक पहुंच गया। क्या तुम समझ रहे हो? बॉडी कल्टीवेशन के 4थे चरण से 7वें चरण तक पहुंचने में मुझे 500 साल लगे। मुझे मार्शल मास्टर स्टेज में प्रवेश करने के लिए अपने सभी संचित संसाधनों का उपयोग करना पड़ा और विभिन्न चीज़ों का त्याग करना पड़ा। परिणामस्वरूप इसने मेरे जीवनकाल को 10,000 साल तक बढ़ा दिया। बूढ़े आदमी गार्विन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने कहा, रुको, बलिदान? क्या तुमने अपना परिवार खो दिया या ऐसा कुछ? डेविस ने बीच में कहा, नहीं, उस समय मेरा कोई परिवार नहीं था और न ही मेरी कोई पत्नियां थीं। बलिदान से मेरा मतलब था कि मैंने बस अपनी संपत्ति, स्थान, सम्मान खो दिया था, क्योंकि मुझे संसाधनों के लिए सभी से भीख मांगनी पड़ी थी। एक तरह से
ओह, डेविस ने सिर हिलाया। हे, ये सब इसके लायक था क्योंकि 800 साल बाद मैं एक पीक लेवल किंग सोल कल्टीवेटर से संबंधित विरासत पाने में कामयाब रहा, जिसने आखिरकार मुझे 2000 साल बाद एक मजबूत किंग सोल कल्टीवेटर बनने दिया। मैं सम्राट तलवार संप्रदाय क्षेत्र में वापस आ गया। एक अतिथि बुजुर्ग के रूप में सम्राट तलवार संप्रदाय में प्रवेश किया। अपना खुद का महल बनाया, सैकड़ों महिलाओं से शादी की, अपना खुद का वोलर परिवार शुरू किया। बूढ़े आदमी गार्विन ने अपने चेहरे पर गर्व के भाव के साथ कहा। दिलचस्प, डेविस ने टिप्पणी की। उसका मुंह थोड़ा नीचे झुका हुआ था और उसकी आंखें फड़क रही थीं। साथ ही वह ये सुनकर हैरान था कि बिना किसी की मदद के उसके लिए खेती करना कितना मुश्किल था। ऐसा लगता है कि बूढ़े आदमी गार्विन ने जीवित रहने के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था, लेकिन आखिरकार क्या वह अभी भी अपने दुश्मनों द्वारा इस जगह पर पीछा नहीं किया गया था? आखिरकार उसे अपनी मौत का इंतजार करना पड़ा। तो सत्ता में आने तक आप एक पत्नी होने से डरते थे, है न? डेविस उसकी कहानी पर हैरान था, लेकिन उसे अभी भी उसे नीचे गिराना था जबकि वह ऊपर था। मुझे मत बताओ कि तुमने किंग सोल स्टेज तक पहुंचने से पहले कभी किसी महिला को नहीं छुआ। डेविस ने कुटिलता से मुस्कुराया, जैसे एक बच्चा एक वयस्क से पूछता है कि क्या वह कुंवारी है। बेवकूफ़ मत बनो, अपनी वासना को बाहर निकालने के लिए बहुत सी जगहें हैं, खास तौर पर ड्यूल लोड्स मैनर क्षेत्र में। गार्विन नाराज हो गया और उसने लापरवाही से एक जानकारी दी जिससे डेविस की आंखें समझ में आ गईं। लेकिन यह अभी भी स्पष्ट नहीं करता है कि आपने किंग सोल स्टेज तक पहुंचने से पहले पत्नी क्यों नहीं ली। डेविस ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर भी उसे नीचा दिखाने का इरादा रखते हुए। हर कोई जानता है कि महिलाएं कई पुरुष प्रतिभाओं और विलक्षण लोगों का पतन हैं। मैं ऐसी गलती तब तक नहीं करूंगा जब तक मुझे यकीन न हो जाए कि मैं किसी भी विश्वासघात की स्थिति में खुद का ख्याल रख सकता हूं। तो फिर आप वास्तव में कहाँ गलत हो गए? आपने वास्तव में इस स्थिति में किसका अपमान किया? डेविस ने अपनी ठुड्डी पकड़ ली क्योंकि वह ओल्ड मैन गार्विन को मारने के दुश्मन के इरादे को समझ नहीं पाया। मैंने नहीं किया। मैंने खुद लोगों की तब तक परवाह नहीं की जब तक वे मेरी परवाह नहीं करते। कुछ लोग, सम्राट तलवार संप्रदाय के दूसरे गुट को मेरी साधना पसंद नहीं थी जो शिखर स्तर राजा आत्मा चरण के करीब पहुंच रही थी। जब मैं शिखर स्तर आत्मा राजा चरण तक पहुंचने वाला था तो उन्हें बस डर था कि मैं कुछ हजार वर्षों में आत्मा सम्राट चरण में प्रवेश करूंगा। वे ईर्ष्यालु कमीने छाया से छिप गए और मैंने जो संसाधन खरीदे थे और जिनका उपयोग शिखर स्तर राजा आत्मा चरण में प्रवेश करने के लिए करने वाला था, उनमें से एक को जहर दे दिया। उन्होंने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा, लेकिन मेरे अभी भी जीवित होने के कारण मैं किसी तरह अपने भरोसेमंद वंशजों को गुप्त रूप से कुटिल साजिश के बारे में बताने में कामयाब रहा और उन्हें 8वें चरण तक पहुंचने वाले वंशज को जन्म दिए बिना कार्य न करने के लिए कहा। जब उन्होंने आखिरकार मेरी पूंछ पकड़ी तो वे मेरे शरीर को नष्ट करने में कामयाब रहे। दयनीय स्थिति में मैं अपने आत्मा शरीर के साथ भागने में कामयाब रहा और 2000 साल तक इस जगह पर छिपा रहा, आखिरकार तुमसे मिलने में कामयाब रहा। उस समय यह क्षेत्र त्रिपक्षीय गठबंधन के नियंत्रण में नहीं था, इसलिए वे नहीं जानते कि मेरे जैसा कोई अस्तित्व इस जगह पर छिपा हुआ है। मैं केवल इस झील के माध्यम से अपनी आत्मा को ठीक करने में कामयाब रहा। वास्तव में उपचार गलत शब्द है, इसके बजाय मुझे जहर शब्द का उपयोग करना चाहिए था, एक जहर जो खुद को तड़प के माध्यम से जीवित रखता है। ईमानदारी से कहूं तो मैं मौत के कगार पर था और 8000 साल की आत्मा की उम्र के बावजूद मैं चोटों से मरने वाला था। अंत में मेरी आत्मघाती हरकतें व्यर्थ नहीं गईं क्योंकि मैं जहर के माध्यम से अपनी आत्मा को शांत करने में कामयाब रहा, जिससे मेरे 2000 साल तक जीने की संभावना बढ़ गई। बूढ़े आदमी गार्विन ने हाथ हिलाते हुए आह भरी। जिन लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश रची वे ऐसे दिखते हैं। उसने अपनी आत्मा शक्ति से उनकी छवियां प्रक्षेपित कीं। डेविस चुपचाप ये सब सुनता रहा और उनके दिखावे को याद करते हुए उसने अपना सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि वह अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करेगा। डेविस ने उसे एक जांचने वाली नज़र से देखा। मुझे समझ में नहीं आया। क्या? बूढ़े आदमी गार्विन ने डेविस की अभिव्यक्ति को देखा जिस पर संदेह लिखा हुआ था। आपने कहा कि उन्हें डर था कि आप आत्मा सम्राट बन जाएंगे। क्या ये सम्राट तलवार संप्रदाय के लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि उन्हें एक और 9वीं स्टेज विशेषज्ञ मिल जाएगा। बूढ़े आदमी गार्विन ने आह भरी। आप सम्राट आत्मा स्टेज कल्टीवेटर के आतंक को नहीं जानते। आप देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, अगर वे 9वीं स्टेज के तहत किसी पर दबाव डालने के लिए अपनी आत्मा शक्ति जारी करते हैं तो बाद वाले के पास अपना सिर झुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। डेविस ने एक परिदृश्य की कल्पना करते हुए पलकें झपकाईं, लेकिन अगले शब्दों ने बूढ़े आदमी गार्विन को इसके महत्व का एहसास कराया। पूरे 52 क्षेत्रों में केवल 9 सम्राट आत्मा स्टेज विशेषज्ञ हैं, जिसमें सभी जातियां शामिल हैं। बूढ़े आदमी गार्विन ने धीरे से जोड़ा। डेविस की आंखें उत्साह में चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने सोचा कि वह निस्संदेह 10वां होगा। अध्याय 230 अलविदा। फिर भी उसने दिवास्वप्न नहीं देखा और अपने मन में एक और संदेह के बारे में पूछना भूल गया। उन्होंने तुम्हें वास्तव में कैसे जहर दिया?
बूढ़े आदमी गार्विन ने अपनी ठोड़ी उठाई। जहर रंगहीन और गंधहीन था, ये बस कोई गंध नहीं देता था। मुझे इसका पता तभी चला जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे डेंटियन में कुछ गड़बड़ है। लेकिन जब तक मैं अपने परिवार को उस जगह से निकालता, तब तक वे अपना गुप्त हमला शुरू कर देते, मेरे मांसल शरीर को नष्ट करने में कामयाब हो जाते। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो ये तथ्य कि मैं पूरी तरह से अपने आत्मा शरीर के साथ भागने में कामयाब रहा, अपने आप में एक चमत्कार है। डेविस ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या तुम्हें पता चला कि तुम्हें कैसे जहर दिया गया? मैंने उस समय उपभोग और शोधन के लिए कई संसाधन तैयार किए थे, इसलिए मैं ये पता नहीं लगा सका कि किस संसाधन ने मुझे जहर दिया। अब यह महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि मैं उन लोगों को खोजने में कामयाब रहा जो इसके पीछे थे। डेविस ने थोड़ा झिझकने से पहले अपनी जीभ चटकाई, ये सोचते हुए कि उसे यह सवाल पूछना चाहिए या नहीं। आप पूछना चाहते हैं कि क्या यह मेरी पत्नी या रखेल थी जिसने मुझे जहर दिया था, है ना? बूढ़े आदमी गार्विन ने धीरे से कहा। डेविस ने पलक झपकाई, फिर अपना सिर हिलाया। ये बिल्कुल असंभव है क्योंकि उनके पास मुझे धोखा देने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ आपकी तरह ही एक रक्तात्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या आपने उन्हें आपसे शादी करने के लिए मजबूर किया? डेविस की अभिव्यक्ति अविश्वसनीय हो गई। बूढ़े आदमी गार्विन ने केवल हंसते हुए अपना सिर हिलाया। मजबूर? मुझे ऐसा नहीं लगता। चूंकि वे विभिन्न तरीकों से मुझसे शादी करना चाहते थे, इसलिए मैंने उन्हें ऐसा करने का अवसर दिया। जो लोग स्वीकार करते थे वे मेरी महिला बन जाती थीं, और जो नहीं करती थीं वे अपने जीवन में आगे बढ़ जाती थीं। फिर भी आपको रक्त आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है, है ना? डेविस ने आधे मन से पूछा। बच्चे, मुझे मत बताओ। ठीक है, तुम अभी भी एक बच्चे हो, तुम्हें कैसे पता चलेगा? बूढ़े आदमी गार्विन ने सिर हिलाया जैसे कि वह समझ गया हो। सुनो, मेरे जैसे उच्च दर्जे वाले लोग रक्त आत्मा अनुबंधों का उपयोग शादी करने और संतान पैदा करने के लिए कर सकते हैं। अनुबंध की सामग्री के लिए यह इसमें शामिल व्यक्तियों पर निर्भर करेगा, ठीक उसी तरह जैसे हम अपनी शर्तों पर बातचीत करने में सक्षम थे। ब्लड सोल कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल शादियों में बहुत ज़्यादा किया जाता है क्योंकि आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई दूसरा पक्ष आपको किसी भी कारण से धोखा दे सकता है, जब तक कि वे अपना जीवन जीने से थक न गए हों। डेविस ने फिर से पलकें झपकाईं और उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी उत्सुक हो गई। ये ब्लड सोल कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं? ये दिलचस्प लगता है। बूढ़े आदमी गार्विन हंसे लेकिन कुछ भी नहीं छिपाया। बच्चे, आपको अपने लिए एक बनाने के लिए एक व्रत मास्टर को नियुक्त करने की ज़रूरत है, या अपनी आत्मा को किंग सोल स्टेज तक विकसित करें और लेवल 1 कर्मा इंटेंट सीखने के बाद अपने लिए एक बनाएं। कर्म, क्या यह उन महान नियमों में से एक है जिनका तुमने पहले उल्लेख किया था? डेविस ने अपने चेहरे पर उत्साहपूर्ण भाव के साथ पूछा। कर्म, स्थान और समय, ये तीनों महान नियम थे। बूढ़े आदमी गार्विन ने उसे नियमों के वर्गीकरण के बारे में समझाया, यहाँ तक कि इन 3 वर्षों में कई विविध विषयों को भी समझाया। हाँ, हालांकि गार्विन थोड़ा कांप उठा और जम गया। उसका पारदर्शी शरीर टिमटिमा रहा था, मानो वह एक लुप्त होती हुई बीकन हो। क्या हुआ? डेविस ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए गंभीर मुद्रा में आ गया। बूढ़े आदमी गार्विन के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान दिखाई दी जब उसने अपना सिर हिलाया। अफसोस की बात है, अब समय आ गया है। युवा डेविस, इस बूढ़े आदमी के अंतिम क्षणों में साथ देने के लिए धन्यवाद। अगले ही पल बूढ़ा आदमी गार्विन धीरे धीरे और चुपचाप अस्तित्व से गायब हो गया। डेविस कुछ सेकंड के लिए चौंक गया, फिर उसे आखिरकार एहसास हुआ कि क्या हुआ था। वह मर चुका है। ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग कुछ पल के लिए काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि यह पहली बार था जब बूढ़े आदमी ने उसे डेविस कहा था। बूढ़े आदमी गार्विन की मौत उसके लिए इतनी प्रभावशाली नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक जटिल भाव दिखाई दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह बातूनी था। वह जानता था कि वह आज मरने वाला है। बूढ़े आदमी गार्विन ने अपना अधिकांश समय भूमिगत झील में बिताया, शायद अपने घटते जीवनकाल को बढ़ाने के इरादे से। लेकिन दुख की बात है कि उसका अंत फिर भी हुआ। डेविस को दया और दुख महसूस हुआ। दुख की बात है कि वह इस बूढ़े आदमी को फिर से नहीं देख पाएगा, और अफसोस की बात है कि बूढ़े आदमी ने उसे किंग सोल स्टेज या उससे भी ज्यादा चीज़ों के बारे में नहीं सिखाया। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही मांग रहा हूँ। बूढ़े आदमी गार्विन के पास बस ज्यादा समय नहीं बचा था, और वह एक पतंगे की तरह था जो आग की ओर आकर्षित होता था। मौत उसके सिर के ऊपर किसी भी समय मंडरा रही थी। वास्तव में वह आश्चर्यचकित था कि बूढ़ा आदमी 2 और साल तक जीवित रहने में कामयाब रहा, लेकिन वह जानता था कि यह भूमिगत झील की बदौलत था, जहां बूढ़ा आदमी गार्विन हर समय आता था जब वह उसे सिखाने के लिए आसपास नहीं होता था। गिर गया स्वर्ग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसकी आत्मा सार को अवशोषित कर सकते हो? हम यहाँ लंबे समय से हैं। क्या तुम नहीं देख सकते कि उसने अब तक अपना जीवन बनाए रखने के लिए अपनी आत्मा सार को जला दिया? मैं बस पुष्टि करना चाहता था। डेविस ने अपना सिर हिलाया। उसने गार्विन वोलर के आत्मा सार को अवशोषित करने के बारे में सोचा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि दूसरे पक्ष ने अपने स्वयं के आत्मा सार को अवशोषित कर लिया था।
क्या आप उसके आध्यात्मिक आत्मा सार को अवशोषित करना चाहते हैं? यदि ऐसा है तो वह पुनर्जन्म नहीं ले पाएगा। डेविस ने अपना सिर हिलाते हुए हंसते हुए कहा, उस बेचारे को पुनर्जन्म लेने दो। उसकी नज़र एक साथ पीक लेवल स्काई ग्रेड स्पेटियल रिंग पर पड़ी जो ओल्ड मैन गार्विन के हाथों में थी जब वह जीवित था। वह नीचे झुका और उसे चेक करते हुए लिया। फिर उसने उसे अपने स्पेटियल रिंग में स्टोर कर लिया। इसके अंदर स्काई और किंग ग्रेड में कई पिल रेसिपी थीं। कुछ अधूरे नोट्स भी थे जिनमें सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन के 8वें चरण में प्रवेश करने की समझ और विधि थी। उपरोक्त 2 के अलावा स्पिरिट फॉर्मेशन स्क्रॉल थे जिन्हें ओल्ड मैन गार्विन ने कुछ दिनों के लिए मूल बातें सिखाईं और फिर बस इतना कहा कि वह उसके लिए स्पिरिट फॉर्मेशन स्क्रॉल तैयार करेंगे। ठीक है, गोली बनाने की विधि, आत्मा निर्माण स्क्रॉल और किंग सोल स्टेज की अधूरी समझ के लिए धन्यवाद, ओल्ड मैन गार्विन। उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। उसकी नज़र उस दरवाजे पर चली गई जिसमें ओल्ड मैन गार्विन हमेशा गायब हो जाता था। वह खड़ा हुआ और धीरे धीरे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने से पहले एक गहरी सांस ली। ठीक है, आगे बढ़ने का समय आ गया है। अलविदा, ओल्ड मैन गार्विन।